वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अर्थशास्त्र विषय से संबंधित इस चैनल में जिसका नाम है लेट्स स्टडी इकोनॉमिक्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र क्या है या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स और व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे समझने वाली बात यह है कि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को या इसके सब्जेक्ट मैटर को हम लोग डेफिनीशन के माध्यम से या परिभाषा के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे परिभाषाओं का हेल्प नहीं लेंगे, डेफिनीशंस का हेल्प नहीं लेंगे। बिना डेफिनीशन का इस्तेमाल किए अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से इकोनॉमिक्स की जो विषय वस्तु है उसको आपके सामने रखेंगे। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपका बर्थडे है, जन्मदिन आपका है और आपकी मदर ने आपको 1000 रुपये बर्थडे गिफ्ट के तौर पे दिए हैं और आपसे ये कहा है कि यू आर फ्री टू स्पेंड द मनी एज यू लाइक, जैसा आप पसंद करना चाहते हैं वैसे इस पैसे को आप खर्च करिए। तो आपके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो क्या है कि व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। आपके मन में कई सारे ऑल्टरनेटिव्स आने लगेंगे, मेनी ऑप्शंस बिफोर यू, कई तरह की चीज़ें दिमाग में घूमने लगेंगी कि इस पैसे का हम क्या करें, क्या क्या करें। उन चीज़ों से संबंधित कुछ ऑल्टरनेटिव्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। हो सकता है कि आपके मन में ये आ रहा हो कि फ्रेंड्स को पार्टी दे दी जाए, ठीक है, और सारे पैसे पार्टी में खर्च कर दिए जाएं। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि चलो एक ड्रेस खरीद लेते हैं लगभग 1000 रुपये की अपने लिए, पार्टी देने से ज़्यादा। आप ये भी सोच सकते हैं कि चलो एक मूवी देख लेते हैं और कुछ पैसे रह जाएंगे तो मूवी ख़त्म होने के बाद रेस्टोरेंट में हम कुछ भोजन कर लेंगे। यू कैन ऑल्सो बाई योर सेल्फ अ बुक, हो सकता है एक किताब आप खरीदना पसंद करें और कुछ पैसे आप सेव करें। ज़रूरी नहीं है कि बुक 1000 रुपीज़ की हो सकता है बुक 800 रुपीज़ की हो और रिमेनिंग जो 200 रुपीज़ है यू मे वॉट सेव, इसे आप क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस, आउट ऑफ दैट वी ग्रुप 4 options before you. Now you have to think what or how we have to spend our 1000 rupees on different alternatives. Now आपके सामने एक समस्या आ गई है कि हम किसका चुनाव करें। So there is a problem of choice. You got stuck in the problem of choice. आप प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में फंस गए हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में क्यों फंस गए हैं? क्योंकि आपके पास जो रुपी है वो 1000 ही है, जबकि आपके ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ आपके सामने ही आती है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज़ फेस्ड बाई एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के सामने ये समस्या आती है, हर एक समाज के सामने एक समस्या आती है और हर एक देश जो कि इस विश्व में है उसके सामने ये समस्या आती है। उसके ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा होते हैं जबकि उसे पूरा करने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं। और इसकी वजह से वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग ऑल एट वंस, हमें सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। वी आर फोर्स्ड टू मेक चॉइस, हमें चुनाव करना पड़ता है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के बीच में, किसी एक का या हो सकता है कॉम्बिनेशन का या ग्रुप ऑफ ऑल्टरनेटिव्स का हम चुनाव करें। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि विद द रिसोर्सेज यू हैव यू कैन नॉट फुलफिल ऑल योर वांट्स, जितनी भी आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको आप पूरा नहीं कर सकते, ठीक। और इसी वजह से we have to satisfy only some of our wants, leaving many other unsatisfied. बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जिनका हमें त्याग करना पड़ता है
जिनको हमें छोड़ना पड़ता है, जिनका हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विद दैट रिसोर्सेज यू हैव यू कैन नॉट फुलफिल all your wants, all your desires. With this simple explanation, with the help of example, we can find two fundamental facts. इस डिस्कशन के बेसिस पे हमें दो फंडामेंटल फैक्ट्स यहाँ से निकल कर के आ रहे हैं, और दीज आर द यूनिवर्सल फैक्ट्स एज वेल। इसको हम एक सार्वभौमिक भौमिक सत्य कह सकते हैं। हर एक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, हर एक व्यक्ति के संदर्भ में और हर एक समाज के संदर्भ में ये फैक्ट्स हमेशा लागू होते हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं? सबसे पहला फैक्ट्स जो निकल के सामने आ रहा है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। मानव की जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं? बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। एंड दीज आर अनस्टेबल एज वेल। अनस्टेबल का मतलब ये है कि स्थिर नहीं होती है। इसको एक और वर्ड यूज़ करते हैं, दीज आर द बॉटमलेस पिट। बॉटमलेस पिट का हिंदी में बोलते हैं बिन पेदी का लोटा, ऐसा आप कह लीजिए। बिन पेदी का लोटा या बॉटमलेस पिट का मतलब क्या है कि ये सरफेस कुछ ऐसा होगा, ठीक, इसका कोई बॉटम नहीं है। जब इसको सरफेस पे आप टिका के रखेंगे तो या तो वो इस साइड या तो वो इस साइड क्या होगा? लुढ़क जाएगा। और इस लुढ़कने को हम क्या बोल रहे हैं? अनस्टेबल। इसको हम अनस्टेबल शब्द का यूज़ कर रहे हैं। तो वांट्स के संदर्भ में भी ये बात पूरी तरह से लागू होती है कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी क्या हैं? अनस्टेबल हैं। एक इच्छा पूरी होती नहीं है कि दूसरी इच्छा का जन्म होता है, ठीक। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पहला फंडामेंटल फैक्ट्स है। दूसरा, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दीज वांट्स आर रिलेटिवली स्केयर। स्केर्सिटी इज अ रिलेटिव वर्ड, ऑलवेज कीप इन माइंड। वाई इट इज स्केर्स? इन टर्म्स ऑफ नीड। जितनी रिसोर्सेज की नीड है इन टर्म्स ऑफ नीड, सप्लाई इज ऑलवेज लेस देन डिमांड। व्हाट यू कैन से दैट? सप्लाई इज लेस देन डिमांड। सप्लाई ऑफ व्हाट? सप्लाई ऑफ resources is less than demand of resources. What you can say that? Resources always become scarce or resources are always limited. Clear है? तो resources आपके limited हैं, on the other hand आपके wants क्या हैं? Unlimited। क्या हो गया? There is a mismatch। और ये मिसमैच ही क्या है? हर एक समस्या की जड़। खास करके जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अर्थशास्त्र की जो समस्या है, उसके पीछे का जो जड़ है वो यही है कि देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन वांट्स एंड रिसोर्सेज। वांट्स एंड रिसोर्सेज के बीच में क्या हो गया? मिसमैच हो गया। और ड्यू टू दिस मिसमैच व्हाट वी हैव टू डू? ड्यू टू दिस मिसमैच देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ choice, or making choice among different alternatives is the key behind economics। क्योंकि हमारे alternatives ज़्यादा हैं, हमारी wants ज़्यादा हैं, हमारी इच्छाएं ज़्यादा हैं, इसलिए हमें उन इच्छाओं के बीच में चुनाव करना पड़ता है। we have to make some choice। this is the fundamental fact regarding the economics। और economics या अर्थशास्त्र इसी चीज़ की स्टडी करता है। नाउ चूँकि आपके ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा हैं, आपकी इच्छाएं ज़्यादा हैं, सो व्हाट वी हैव टू डू दैट? वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर वांट्स। अपनी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा? एक प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी। जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है उसको पहले नंबर पे, उसके बाद जो महत्वपूर्ण है उसे दूसरे नंबर पे, और इसी तरह से 3, 4 हमें क्या करना पड़ेगा? वांट्स का क्रम बनाना पड़ेगा। पहली वांट्स, दूसरी वांट्स, तीसरी बॉन्ड्स और चौथी बॉन्ड्स। ये क्या करेंगे? हम क्रम बनाएंगे प्रायोरिटी के बेसिस पे। अपनी इच्छाओं के प्रायोरिटी के बेसिस पे क्रम तैयार करते हैं, और जब ये क्रम तैयार हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं? देन वी हैव टू allocate the scarce resources according to our priority to get maximum benefits or satisfaction। Keep in mind, we cannot fulfill all our wants। हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, बावजूद इसके we want to get maximum satisfaction।
कैसे करेंगे? तो हम अपने स्केयर रिसोर्सेस को उन्हीं अल्टरनेटिव्स पर यूज़ करेंगे जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। उन्हीं आवश्यकताओं पर इन रिसोर्सेस को यूज़ किया जाएगा और ऐसा करके हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा। ठीक है, और इसकी वजह से एक और चीज़ होगी, वो क्या? बेस्ट एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनका हम बेहतर और फुलर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। नाउ वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्कशन, क्या कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? It is the study of how scarce resources are to be allocated on different alternatives so that an individual, a society or a nation gets maximum benefit or satisfaction. Economics की जो विषय वस्तु है वो यही है कि एक व्यक्ति, एक समाज या एक देश अपने सीमित संसाधनों को डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पर किस प्रकार से खर्च करता है ताकि एक देश, एक व्यक्ति या एक समाज को मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सके। यही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, यही अर्थशास्त्र का मीनिंग भी कह सकते हैं। एक अन्य संदर्भ में अगर हम कहें तो वेरी सिंपल, एक लाइन में अगर हम अर्थशास्त्र को समझाना चाहें एक लाइन में तो क्या हो जाएगा? इट इज़ द स्टडी ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। चूँकि रिसोर्सेज स्केयर हैं तो इनका रेशनल मैनेजमेंट ही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु है। रेशनल वर्ड का मतलब होता है बेस्ट यूज़। ठीक है, रेशनल का मतलब बेस्ट यूज़ से है। हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे तो कंज्यूमर की बात करेंगे, प्रोड्यूसर की बात करेंगे, तो वहाँ एक छोटा सा अजम्पशन ले लेते हैं क्या कि कंज्यूमर इज रेशनल, प्रोड्यूसर इज रेशनल। व्हाट इट मीन्स दैट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर विल स्पेंड देयर रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, ये हम मान करके चलेंगे। तो इकोनॉमिक्स को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। इकोनॉमिक्स इज द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Hope it is clear to you. Very simple definition, or you can say simple subject matter of economics. But there is a problem with this discussion. इस डिस्कशन के साथ एक प्रॉब्लम है, या ये कह सकते हैं कि इस डिस्कशन की एक डिमेरिट है जिसकी चर्चा यहाँ पे नहीं की गई है। डिमेरिट क्या है? इट्स वेरी सिंपल, वी कंसीडर द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। रिसोर्सेज क्या है? फिक्स्ड हैं। इसका मतलब हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं। ठीक, बट इन मॉडर्न वर्ल्ड व्हाट यू कैन से दैट रिसोर्सेज आर नॉट फिक्स्ड, रिसोर्सेज आर एवर चेंजिंग। इसीलिए हमने नेचर ऑफ रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, और नेचर ऑफ रिसोर्सेज को डिस्कस करने के बाद एक कम्प्रीहेंसिव मीनिंग इकोनॉमिक्स की क्या हो सकती है, या एक कम्प्रीहेंसिव सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का क्या हो सकता है, इसको डेवलप करने की कोशिश की गई। नेचर ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो संसाधन हैं उनका हम कैसे विकास कर सकते हैं, उनकी मात्रा में, उनकी क्वालिटी में कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल। आप जान रहे हैं पेट्रोलियम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो पेट्रोलियम को ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इस पर रिसर्च चल रहा है, उसके ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढा जा रहा है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी हम इंस्टॉल करते हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है, मात्रा में वृद्धि होती है। Not only the quantity of available productive resources increase, their quality has also been greatly improved. केवल मात्रा में ही वृद्धि नहीं हो रही है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के, बल्कि उनकी क्वालिटी भी बढ़ रही है, उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो रही है। ठीक है, एजुकेशन एंड न्यूली अक्वायर्ड स्किल्स हैव रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स एज वेल। जो मानवीय संसाधन है, जो लेबर क्लास है, वर्कर है, उनकी जो इफ़िशियंसी है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो भी क्या हो रही है? काफ़ी बेहतर हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। कैसे? उनको स्किल प्रोवाइड करा करके, उनको बेहतर एजुकेशन दे करके।
तो एजुकेशन और स्किल लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये भी क्या है, अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर है। केवल रिसोर्सेज इंक्रीज ही नहीं करते हैं, कीप इन माइंड, इट्स नॉट बीन स्मूथ, हमेशा ये क्या होते हैं, स्मूथ ही नहीं होते हैं। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है, देयर हैव बीन पीरियड इन विच आउटपुट नॉट ओनली फेल टू ग्रो बट ऑल्सो डिक्लाइन शार्पली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो बढ़ते ही नहीं हैं, घट भी जाते हैं। कैसे घट जाते हैं, तो कभी कभी आपने सुना होगा मंदी की बात की जाती है, रिसेशन की बात की जाती है। रिसेशन के समय क्या होता है, डिमांड घट जाते हैं और डिमांड घटने की वजह से जो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो डिक्लाइन करता है। ठीक, डिमांड घटेगा, इसका मतलब जो प्रोड्यूसर का आउटपुट है वो नहीं बिक रहा है। तो जब नहीं बिक रहा है तो फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। इसलिए अगले सेशन में या फिर यूँ कह लीजिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूसर क्या करता है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देता है। ठीक, तो ड्यूरिंग सच पीरियड फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स रिमेन्ड आइडियल ड्यू टू इनसफिशिएंट डिमांड। तो रिसोर्सेस केवल बढ़ ही नहीं रहे हैं, रिसोर्सेस के घटने की भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर दोज फैक्टर्स आर विच कॉज द फॉल इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एज वेल। हम उन तथ्यों को भी देखना चाहेंगे जिसकी वजह से रिसोर्सेज घटने की बजाय बढ़ने की बजाय घट जाते हैं। इकोनॉमिक्स सभी चीज़ों की स्टडी करता है, केवल स्केयर रिसोर्सेज को कैसे हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पर एलोकेट करेंगे केवल इसी की बात नहीं करता है। रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं इसकी बात कर रहा है, उनकी क्वालिटी बेहतर हो रही है इसकी बात करता है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज घट जाते हैं और उसकी वजह से फैक्ट्री और वर्कर के पास ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम वर्क नहीं होता है, काम नहीं होता है। इन सब की भी स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है। दीज आर ऑल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशन वी कैन डेवलप अ comprehensive meaning of economics, or we can develop a comprehensive subject matter of economics which is such as, वो क्या है, economics not only concerned with how an individual, a nation allocates scarce resources on various use but also deal with the process by which productive resources increased and also consider those factors which have led to the sharp fluctuations in the rate of utilization of resources in the past। पिछले समय में, पास्ट में वो कौन कौन से फैक्टर रहे हैं जिनकी वजह से प्रोडक्टिव रिसोर्सेज या यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का फ्लैक्चुएशंस देखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में। ये भी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। ये तो है कि हम कैसे स्केयर रिसोर्सेज को डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पर यूज़ करेंगे, ये तो मेन सब्जेक्ट मैटर है ही। साथ ही रिसोर्सेज ग्रो कर रहे हैं, इसका भी स्टडी इकोनॉमिक्स में करते हैं। रिसोर्सेज आइडियल रहते हैं, रिसोर्सेज फॉल हो जाते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो उसके पीछे कारण हैं इनकी भी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। सो होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अर्थशास्त्र बेसिकली क्या है और अर्थशास्त्र में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। एक ब्रॉड जो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक, तो अभी हमने बात किया कि सब्जेक्ट मैटर को डेफिनेशन के बेसिस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस लेक्चर में हमने डेफिनेशंस को टच नहीं किया है। अगले वाले लेक्चर में हम डेफिनेशंस के बेसिस पर इकोनॉमिक्स की जो विषय वस्तु है या इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल इसे ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट है रिगार्डिंग एनी तो यू कैन कमेंट, वी कैन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। ओके गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू।